गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपके सिलेबस का वैसे लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर आपके सिलेबस की बात करें तो इसमें लास्ट नंबर पे ये चैप्टर, और ये कि नया चैप्टर ऐड हुआ है जो पहले नहीं हुआ करता था। जो पुराना सिलेबस था उसमें बिजनेस लॉ के सिलेबस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं था। सीए इंटर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुआ करता था, वहाँ से शिफ्ट करके उसे फाउंडेशन में लाया गया है। ठीक है, तो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सॉरी, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 होना चाहिए। देखो, 1881। ठीक है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है किस चीज़ के बारे में? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जैसे इसके नाम में लिखा हुआ है, किसके बारे में? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर कोई भी पर्सन उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक दूसरे को ट्रांसफर करता है तो उसके ऊपर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई होता है। अब तीन तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है प्रोमिसरी नोट, दूसरा होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा होता है चेक। इन तीन के अलावा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। ठीक है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो इन तीन के अलावा किसी पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई भी नहीं होगा। क्लियर? तो अपन इस चैप्टर के अंदर बेसिकली इन तीनों टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स को और कवर करेंगे, जैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको अपन कवर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद डिसऑनर, डिसऑनर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करेंगे। डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ प्रोमिसरी नोट, डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, नेगोशिएशन ऑफ चेक, नेगोशिएशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएशन ऑफ प्रोमिसरी नोट, ये सब चीजें। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स है जो अपन इसमें कवर करेंगे। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कैसे बना, क्यों बना, ये सब बैकग्राउंड मतलब इसका। ठीक है ना, हिस्ट्री वगैरह। तो अपन पढ़ लेते हैं इसको बुक से थोड़ा सा। द लॉ पर्टेनिंग रिलेटिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैं थियरी पढ़ रहा हूँ खाली शुरू शुरू की, ताकि आपको कंप्लीट हो जाए बस, है ना। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, तो अपन रीड कर लेते हैं एक बार इसको। The law relating to negotiable instrument is the law of commercial world, which was enacted to facilitate the activities in trade and commerce, making provisions for giving sanity to the instrument of credit, which could be deemed to be convertible into money and easily passable from one person to another। मतलब ये एक्ट इसलिए आया गया था ताकि एक डॉक्यूमेंट को लीगलिटी मिल सके, और उस डॉक्यूमेंट को, कौन से डॉक्यूमेंट को, जिसको बाद में कभी भी कैश में कन्वर्ट किया, मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पास ऑन किया जा सकता है। In the absence of such instruments, the trade and commerce activities were likely to be adversely affected, had it was not practicable for the trading community to carry with it bulk of the currency in the force। The source of Indian law relating to such instrument is admittedly the English common law। ठीक है, पहले के ज़माने के अंदर चेक वगैरह, ये जो आपका ऑनलाइन पेमेंट वगैरह है, नेफ्ट वगैरह, ये सब तो आरटीजीएस वगैरह सब तो होता नहीं था कि आपने यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया। ना कोई ना एटीएम वगैरह हुआ करता था, ना कोई और क्रेडिट कार्ड वगैरह हुआ करता था, कुछ नहीं था। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जब बिजनेस करने के लिए जाना है तो साथ में बहुत सारा कैश कैरी करना पड़ता था। तो वो कैश कैरी करना रिस्की हो सकता था, इसीलिए आप क्या ले जाते थे उसकी जगह? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ले जाते थे। वो सामने वाले को दे देते थे। उसके बाद जो भी क्रेडिट पीरियड था, वो क्रेडिट पीरियड पूरा होने के बाद उसके बदले क्या मिल जाता था उसको? कैश। तो वो एक जरिया है जिसके थ्रू आप पेमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट कैरिंग द कैश। ठीक है, इसीलिए इनका कॉन्सेप्ट है ना सक्सेसफुल हुआ था किसी जमाने में, जहाँ पर के जमाने, पहले के जमाने में, जहाँ पर पेमेंट के जो तरीके हैं, जो आज के वक्त है आधुनिक तरीके, वो नहीं थे। फोन पे था क्या 1881 में? बोले सर फोन पे कर देते तो क्या दिक्कत है ही नहीं फोन पे 1881 में। फोन ये बार इंडिया में तो कोई 20-25 साल से चले हैं। 2005-6 के आसपास तो लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास फोन थे। फिर 2008-9 तक लोगों के पास फोन आए। फिर 13-14 तक लोगों के पास स्मार्टफोन आए। फिर 17-18 तक लोगों को पता चला कि फोन के क्या क्या कर सकते हैं। वो डिमोनेटाइजेशन के बाद लोगों को पता चला कि फोन पे नाम की भी चिड़िया होती है कोई। टक टक करके पुचके वाले को भी पेमेंट करना तो उसी से करते हैं। पुचके वाला बोल रहे भैया कैश दे दो, अरे नहीं, कैश में लेके घूम ही नहीं रहा।
है ना, 10 रुपए भी फोन पूछ के उसको कर रहे हैं स्कैन, और नेट नहीं आ रहा तो यार ये तो आज नेट नहीं आ रहा है, अब वो 10 रुपए के पूछ के खाए हुए वापस निकाल लेगा तो बोले मेरी पानी पूरी वापस दे मेरी तेरा नेट नहीं चल रहा तो मैं क्या करूँ। तो ये जो लो है ना, इसका इंपॉर्टेंस किस चीज के रिगार्डिंग है, उन इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग है जिसकी वजह से एक पर्सन को कैश कैरी नहीं करना पड़ता था। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो आसानी से पेमेंट कर सकता था। ऑल दो ये मनी नहीं है बट इट इज कन्वर्टेबल इनटू मनी, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट चला था। और एक बात और, कब आया ये एक्ट, 1881 में इंडिया आजाद हो गया था क्या? तो ये इंग्लिश लॉ ऑब्वियसली, ठीक है, इंग्लिश लॉ जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया गया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू लीगलाइज द सिस्टम बाय विच इंस्ट्रूमेंट्स contemplated by it could pass from hand to hand by negotiation like any other गुड्स। जैसे कोई और गुड्स को आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को दे सकते हो, वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन को पास ऑन कर सकते हो, अलाउड है। द लॉ इन इंडिया रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इज instrument is contained in the Negotiable Instrument Act 1881. This is an act to define and amend the law relating to the promissory note, bill of exchange and checks। तीन चीजों को कवर कर रखा है। The act applies to whole of India, but nothing herein contained affects the Reserve Bank of India Act 1934, Section 21, which provides the bank to have the right to transact government business in India, or affects any local uses relating to an instrument in Oriental language। ये देखो पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, लेकिन आरबीआई एक्ट 1934 या किसी जगह पर कोई लोकल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चलते हुए आ रहा है तो उनको ये इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे हुंडी आपने सुना होगा, एक चीज होती है हुंडी, कई जगह चलती है, तो हुंडी के अपने कानून है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अपने कानून है। तो अगर कहीं पर हुंडी को लेकर अपना कानून बना हुआ है ना, तो वो ओरिएंटल लॉ हो गया वहाँ का, तो वहाँ पर वही चलेगा, ठीक है ना, वहाँ पर नेगोशिएबल नहीं चलेगा। इसके अलावा आरबीआई एक्ट 1934 में जो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, उस पर आरबीआई एक्ट ही लगेगा, ठीक है। आगे, प्रोवाइडेड डेट such uses may be excluded by any words in the body of the instrument which indicate an intention that the legal relations of the parties thereto shall be governed by this act, and it shall come into force on first day of the March 1882। ठीक है, ये जो provided that such uses may be excluded by any words in body of the instrument which indicate an intention that legal relations of the parties thereto shall be governed by this act। कोई भी अगर जो कोई भी अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में, अगर उसमें क्लियरली लिखा गया है कि इस एक्ट के थ्रू उनको गवर्न किया जाएगा, तो फिर उनके ऊपर स्पेसिफिकली एक्ट अप्लाई होगा। जैसे आपने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर आपका लोकल एक्ट लगेगा या ये एक्ट लगेगा, उसमें से अगर इस एक्ट को आपने साफ तौर पर मान्यता दे रखी है तो ये लगेगा, ठीक है, और अगर कुछ नहीं लिख रखा तो लोकल एक्ट अप्लाई होगा। ये एक्ट इनफोर्स कब हुआ? फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882, ठीक है, 1 मार्च 1882 से एक्ट लागू किया गया था। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू हिंदीज अनलेस देयर इज द लोकल यूजेस टू द कॉन्ट्रेरी। अब देखो ये साफ बोल रहा है, हिंदी जो होती थी ना पुराने जमाने में, वो और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ही चीज होती है, तो हिंदी के ऊपर भी एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन साफ लिख रखा है अगर कहीं पर लोकल यूजेस अलग से है, कहीं पर कस्टम बना हुआ है पहले से कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना, ऐसा कहीं पर बोल रखा है तो वैसे ही होगा, ठीक है, क्लियर है। आशीष भैया ने बोला था ना हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ का लोकल एक्ट बना हुआ है, लोकल कस्टम बना हुआ है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कतई ये नहीं बोल रहा कि मैं सर्वोपरि हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है कि अगर आपके यहाँ पर कोई लोकल कस्टम बना हुआ है इस चीज़ को लेकर कि आप कैसे डील करोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो वो फॉलो करो। नहीं बना हुआ, आप नहीं अप्लाई करना चाहते हो, तो आप नेगोशिएबल कर सकते हो। क्लियर? Other native instruments like treasury bills, bearer debentures, railway receipts, delivery orders, bill of lading, extra are also considered as negotiable instrument, either by the mercantile customer or under other enactment। इनको भी negotiable instrument बोलते हैं, लेकिन negotiable instrument act इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, मैं क्लियरली बोल देता हूँ। ये अदर एक्ट्स वगैरह है उनके हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने जाएंगे, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कितने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं? एकदम याद से लिख लो, 3 ही होंगे। कौन कौन से? लिखा हुआ है लेकिन मैं बता रहा हूँ एकदम याद से रख लो।
कितनी बार भी याद कर लो इस चीज को, ये क्लियर है, ठीक है ना। बाकी कोई भी इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जैसे हो सकता है, लेकिन हैज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होगा, उसका अलग से कुछ भी प्रोविजन कहीं और लिखा हो तो वो अप्लाई होता रहे। आगे रिसेंट डेवलपमेंट, द एक्ट वाज अमेंडेड several times. Following are the significant amendments made in the Negotiable Instrument 1881. Negotiable Instrument Amendment and Miscellaneous Provisions Act 2002, the Negotiable Instrument Amendment Act 2015 and Negotiable Instrument Amendment Act 2018। ठीक है, रिसेंट अमेंडमेंट्स है ये। आपको लग रहा होगा सर 1881 से वो का वही चलता आ रहा है, जिंदगी ने किसी को ध्यान ही नहीं दिया, बोलिए तो इग्नोर इग्नोर में चला गया होगा। अमेंडमेंट तो आते रहते हैं। अब जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, तो आपको क्या लगता है 11 साल से सरकार ने इसके कोई खब्बी नहीं करी है क्या? घनी कर ली। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, कंपनीज अमेंडमेंट 2021। ये बायलॉज है, ठीक है ना, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉ, अलग से कानून नहीं है ये इसी कानून का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए आपको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ने को मिलता है, उसके अंदर कई कई जगह लिखा हुआ आएगा कि कंपनीज अमेंडमेंट के बाद से ये हुआ, कंपनीज अमेंडमेंट के बाद से ये हुआ। अब कौन सा अमेंडमेंट से हुआ होगा, इनमें से किसी से, और भी आए होंगे अभी तो, ये तो मुझे जहाँ तक याद है वहां तक है। रोज चेंज करती है सरकार कुछ ना कुछ। गवर्नमेंट स्पेशलाइज, ये वाली गवर्नमेंट स्पेशलाइज्ड इस मामले में, आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना। जो इनकी लॉ मेकिंग कमिटी है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनसे चिल नहीं मारा जा रहा। वो ऐसे वेकेशन भी देते तो मना कर देते ना, सब वेकेशन क्यों, काम करेंगे, 3 चीज़ें और चेंज करेंगे, क्या काम क्या है ना, सीधा सीधा चल रहा है सब कुछ, कैसे चलने देंगे ऐसे, थोड़ा तो लोगों को कंफ्यूज करो। लगना चाहिए ना सरकार कुछ कर रही है। कुछ जरूरी बात कर रहे होंगे ना, मैं बीच में पढ़ाने लग गया। बताओ लोग, कोई 4 जने जरूरी बात कर रहे हैं, मैं बीच में घुस के पढ़ा रहा हूँ, गलती मेरी है। बोले सर हमारी जरूरी बात डिस्टर्ब कर रहे हो आप, बताओ लो यार, एडजस्ट नहीं हो रहे। वो पूरी की पूरी बेंच खाली है वहाँ, सो के पढ़ो चाहे, जाओ उधर बैठ जाओ। अब हो गए जस्ट, देखा टैलेंट, अलग ही लेवल के बच्चे हैं। आधे बच्चों को तो क्लास में टेंशन होती है कि पंखा क्यों नहीं चल रहा, पढ़ाई हो चाहे मतलब टीचर नहीं आ रहा 4 दिन से, कोई टेंशन नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है ना। आपको मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे आऊंगा तो इसमें कंडीशन एंड वारंटीज आता है टॉपिक। तो क्लास में सबसे ज्यादा बच्चों को किस चीज की टेंशन होनी चाहिए, पढ़ाई की, लेकिन बहुत सारे बच्चों को और चीजों की टेंशन है। जैसे एक तो पंखा क्यों नहीं चल रहा, एसी खराब है, कुर्सी कंफर्टेबल नहीं है, टीचर्स है ना अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन कर आते, क्राउड अच्छा क्यों नहीं है ना, अलग अलग तरीके की टेंशन है। पढ़ाई चाहे कैसी भी हो, इट डजेंट मैटर, वो वाली कहानी है। क्राउड चाहे कैसे भी, उससे समझे नहीं आप लोग, नहीं समझे ना, कोई बात नहीं। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब चलो रियल सेंस में टॉपिक चैप्टर अभी स्टार्ट होगा। अब तक जो अपन पढ़ रहे थे वो बेसिक सा इसका हिस्ट्री था कि क्यों बनाया गया था, कब कब इसमें अमेंडमेंट हुआ था, क्या कवर करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। रियल सेंस में जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना वो यहाँ से होता है। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, negotiable instrument is an instrument, the word instrument means a document which is freely transferable by custom of trade from one person to another by mere delivery or by endorsement and delivery. The property in such an instrument passes to bona fide transferee for value. अब देखो बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए इसके अंदर, मैं कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट करता हूँ, ठीक है ना, वो कीवर्ड्स अपने आगे काम आएंगे। डिलीवरी, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, बोनाफाइड, ठीक है, ये 3 कीवर्ड आगे काम आएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, या तो डिलीवरी के द्वारा या इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के द्वारा। तो ट्रांसफरेबिलिटी कैसे हो सकती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, ट्रांसफर कैसे हो सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक सिचुएशन तो किसकी हो सकती है, सिर्फ डिलीवरी।
और दूसरी क्या हो सकती है? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मैं बता देता हूँ आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट में होगा। डिलीवरी सिर्फ चाहिए आपको, पता है किसी को कौन से इंस्ट्रूमेंट में चाहिए? खाली बियरर और इस ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में दोनों चाहिए, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अभी बियरर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता, आएगा ये बियरर है, ये बियर मत पढ़ लेना कोई, कहीं ऑर्डर कर दो 2-3, ठीक है ना? बियरर, बियरर का मतलब होता है जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसको बियरर बोलते हैं। बोले सर बियरर का मतलब होता है जो 2 बियर पी गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। बियरर मीन्स द पर्सन हु कैरीज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हु हैज द पोजीशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? आगे आएगा सब, मत लिखो। ये पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है? इसका जो पहला पेज है ना वो लास्ट में होना चाहिए था, क्योंकि इसमें इतने वर्ड्स आएंगे पहले पेज के ऊपर जो आगे पढ़ूंगा मैं। ये बियरर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, डिलीवरी, इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी सब आगे के कीवर्ड्स है। बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब तो वैसे आप लोगों को पता ही है, गुड फेथ, ठीक है? आगे, the act does not define the term negotiable instrument. However, section 13 of the provides for only 3 kinds of negotiable instrument, namely bill of exchange, promissory note, checks payable either to order or bearer, ठीक है? 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेक्शन 13 में क्लियर लिख रखा है। वो कौन कौन से हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक, आप किसी भी सीक्वेंस में बोल सकते हो, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It is to be noted that Hyundai's treasury bills, bearer debentures, railway receipt, delivery orders, bill of exchange are also considered as negotiable instrument either by mercantile custom or uses। मतलब जो लोग व्यापारी हैं, मर्केंटाइल कस्टम का मतलब होता है जो व्यापारिक प्रथा है, उसके मुताबिक आप इनको भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान सकते हो, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मुताबिक 3 ही होते हैं, ठीक है ना? ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर व्हेन। अब देखो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है ना? इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल when it is so expressed to be payable to a specified person and does not contain words prohibit its transfer, that is it is transferable by endorsement and delivery। अब ये मतलब मैं इसको थोड़ा ढंग से समझा देता हूँ, ऐसी बकवास तरीके से लिख रखा है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जब आपने पेई का नाम मेंशन किया हो, तो आप इसके अंदर लिख सकते हो पेई इज मेंशन्ड, हु इज मेंशन्ड, पेई इज मेंशन्ड, ठीक है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्रोमिसरी नोट का भी देता हूँ और मैं बिल ऑफ एक्सचेंज का भी देता हूँ, दोनों का एग्जांपल देता हूँ मैं। दोनों का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है ना? आई प्रॉमिस यू टू पे ₹50,000। कोई कुछ बोला क्या? ठीक है। आई ऑर्डर राहुल टू पे ₹50,000 टू यू। ये प्रोमिसरी नोट का एग्जांपल है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल है, ठीक है? मैंने भी ना प्रोमिसरी नोट समझाया आपको ना बिल ऑफ एक्सचेंज समझाया, आगे आएंगे इसी टॉपिक में, अगला टॉपिक है वो। तो देखो पेई का मतलब होता है जिसको पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर किसको पेमेंट मिल रहा है प्रोमिसरी नोट में? प्रोमिसरी नोट में राहुल है ही नहीं, कहाँ दिख रहा है राहुल पहले एग्जांपल में? किसको मिलेगा पेमेंट? यू को। तो आप क्या हो? पेई। दूसरे में यू को ही मिल रहा है पेमेंट, राहुल को तो ऑर्डर कर रहा हूँ मैं, पेमेंट करो इनको। समझ गए क्या? आपने सही सही बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ाएगा? पढ़ा है, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, ये तो पता है क्या? कौन कौन? ड्रॉवर, ड्रॉई और ड्रॉवर कौन होता है? जो ऑर्डर मारता है। ड्रॉई कौन होता है? जिस पर ऑर्डर मारा जाता है। और पे कौन होता है? तो इस एग्जांपल में राहुल कैसे पे हुआ है? दिव्यांशी, प्रियांशी सॉरी, दिव्यांशी कौन सी क्लास में है? अरे कोई पुरानी स्टूडेंट होगी, और क्या है? एक बैच में तो है दिव्यांशी, कोई पुराने वाले बैच में होगी, हो सकता है। बताओ बताओ।
राहुल कैसे पेई हुआ? राहुल इज ड्रॉई। ठीक है ना, मैं अभी नहीं समझाया आप लोगों को, लेकिन ये बीच में ऑर्डर और बियरर लिया है तो बताना पड़ेगा। अगर पेई का नाम मेंशन है ना, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और पेई का नाम खाली छोड़ा हुआ है, जैसे एक एग्जांपल वापस से करते हैं, आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000। अब मैं किसको पैसा दे रहा हूँ? पे इज मिसिंग, दिस इज बियरर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट विच डज नॉट हैव the name of the payee is called bearer instrument, and an instrument which has the name of the payee is called order instrument। ठीक है, order instrument में हमेशा उस पर्सन का नाम होगा जो पेई है। ठीक है, पेई अगर किसी और को देना चाहे तो वो ट्रांसफर कर सकता है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको 50,000 देने का, आपको पैसे जल्दी चाहिए थे, आपने नितिन सर को पकड़ा दिया वो बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट और उनसे पैसे ले लिए। अब मुझे किसको पैसे देना पड़ेगा? उनको। ठीक है, नितिन सर को, क्योंकि यहाँ पर जहाँ यू लिखा है ना, वहां पर साथ में क्या होगा? यू और ऑर्डर। यू और ऑर्डर का मतलब या तो आपको दूंगा या आप जिसे बोलोगे उसे दूंगा। ठीक है, जो भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जब आप उसे इंडोर्स करना चाहो, ट्रांसफर करना चाहो, तो वो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों करना पड़ेगा। और बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो उसकी डिलीवरी काफ़ी है। डिलीवरी मतलब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ये वाला नोट है, आई प्रोमिस टू पे ₹50,000, इसमें मैंने आपका नाम लिखा है क्या? तो मैंने आपको पकड़ाया, आपने नितिन सर से पैसा ले लिया तो आपने नितिन सर को पकड़ा दिया। तो पहले ना आपका नाम लिखा था ना अब नितिन सर का नाम लिखा है, तो बियरर इंस्ट्रूमेंट को कितनी भी बार एक जन से दूसरे जन पे ट्रांसफर करो, किसी को किसी का नाम मेंशन करना जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें तो नाम लिखा हुआ है ना आपका, तो इसीलिए जब आप ये किसी और को दोगे ना, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपने उसे ट्रांसफर किया है, तो उसे इंडोर्समेंट बोलते हैं। क्लियर? आगे आएगा तो डिटेल में समझाऊंगा मैं, लेकिन क्योंकि इसने दो वर्ड का इस्तेमाल कर लिया तो आई हैव टू एक्सप्लेन इट यू राइट नाउ। क्लियर है? जब अपन ये चैप्टर कंप्लीटली पढ़ लेंगे ना, तो इसको ऑन गो एक बार पढ़ना जरूर। ठीक है ना, ताकि आपको जो जो शुरू शुरू में कंफ्यूजन होंगे ना, वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज देखते हैं। इसमें देखो पेई का नाम मिसिंग कैसे होगा? आई ऑर्डर यू, सॉरी, आई ऑर्डर राहुल टू पे ₹50,000। कहीं पर भी दिख रहा है क्या आपको किसका नाम? पेई का मतलब पे इज मिसिंग नाउ, दिस इज बियरर इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? समझ में आ गई क्या बात? हाँ कि ना? क्लियर? बियरर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों चाहिए। ठीक है, क्लियर है? when it is expressed to be so payable, for example pay bearer, when the only or last endorsement means signing of the instrument on the instrument is in blank, that is the person who possesses it can demand payment. For example, a check made payable to specified person and that check endorsed by signing on the back of the check by that specified person। अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है ना, ब्लैक इंडोर्समेंट क्या होता है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बाद में समझाऊंगा। इसने क्या किया है, पहले दो चार लाइनों के अंदर ही ना आगे के चार पांच कॉन्सेप्ट ले लिए हैं, कोई मतलब नहीं अभी समझ के। ब्लैंक इंडोर्समेंट याद रखना बाकी है, क्या होता है? क्या बाकी है? ब्लैंक इंडोर्समेंट। ठीक है ना, वो मैं बाद में समझाऊंगा। और कहीं पर भी आपको ये लगे ना कि मुझे नहीं आता, तो ध्यान रखना मैंने 11 बार पढ़ाया है चैप्टर अब तक इंटर में, तो ये मत समझना, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि कई बार आपको डाउट आएगा कि सर ये चीज के लिए बार बार बाद में क्यों समझाने के लिए बोल रहे हैं, कि सर को खुद को तो याद नहीं है, भूल तो नहीं गए। ऐसा नहीं है, इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आगे आएंगे और उनके बारे में बात पहले ही कर रखी है। जैसे मूवी नहीं होती क्या, कभी पीछे चली जाती है, कभी आगे चली जाती है, कभी वापस पीछे आ जाती है, कभी वापस आगे चली जाती है, वो बना रखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है ना? क्लियर है? अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कुछ एसेंशियल्स है, वो एसेंशियल्स देखो क्या क्या है। पहला, इट इज नेसेसरी बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए, मुख्य जबानी जो प्रॉमिस किया गया है वो कंसिडर नहीं होगा। चाहे चेक हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, इट शुड बी इन रिटर्न। आगे, इट शुड बी साइंड, सिग्नेचर होनी चाहिए उसके ऊपर। कोई भी डॉक्यूमेंट अभी वैलिड होता है ना जब उसके ऊपर मानने वाले की साइन हो। मैंने आपको लिख कर दे दिया कि मैं आपको 3 महीने बाद 5 लाख रुपए दूंगा, नीचे साइन ही नहीं किए, आपने लिख लिया, मैंने थोड़ी लिखा है। साइन होंगे तभी तो वेरीफाई होगा ना वो, तो सिग्नेचर इज मस्ट। अगला, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आराम से जा सकता है। होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, इस पॉइंट को स्टार मार्क करके छोड़ दो, आगे समझेंगे इसे।
इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट्स सेटिस्फेक्शन, जब तक उसका पेमेंट नहीं हो जाता तब तक वो कितनी बार भी ट्रांसफर किया जा सकता है. Every negotiable instrument must contain an unconditional promise or order to pay money. The promise or order to pay money must consist of the money only. ठीक है, या तो आप प्रॉमिस कर रहे हो या कोई ऑर्डर कर रहे हो. अगर अपन प्रोमिसरी नोट की बात करें तो उसमें प्रॉमिस होता है, और चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो उसमें ऑर्डर होता है. क्लियर. और हमेशा मनी का ही होना चाहिए, जैसे आई प्रोमिस यू टू, या रुको, आई ऑर्डर राहुल टू डिलीवर यू 5 buffaloes. ये वैलिड नहीं है. क्यों वैलिड नहीं है? मनी नहीं है. 5 भैंसे देने का प्रॉमिस किया है, ऑर्डर 5 भैंसे देने का है. बफेलो की स्पेलिंग गलत हो सकती है, प्लीज इग्नोर कर देना. इंसान जब जैसे जैसे सीए में आगे बढ़ता है ना, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक तो होती जाती है, बढ़ती जाती है. हम्म. आप लोग अभी तो फाउंडेशन में ही हो, आओ फाइनल तक तब बात करेंगे. राइटिंग और क्यों खराब हुई है? आपको क्या लगता है मैं जन्मजाति ऐसा लिख रहा हूँ क्या? धीरे धीरे हुई है खराब. फाइनल के अंदर लिखने के लिए तो इतना सारा दे देते हैं, और टाइम वही 3 घंटे देते हैं. वो 3 घंटे में या तो राइटिंग सुधार लो या पेपर कर लो, दो में से एक ही चीज पॉसिबल है. पेपर पूरा नहीं होता अगर आप वहां पर राइटिंग के ऊपर चले जाओ तो. द सम पेबल, द टाइम ऑफ पेमेंट, द पे मस्ट बी सर्टेन. तीनों चीज सर्टेन होनी चाहिए. कितना पेमेंट करना है, कब करना है, और किसे करना है. द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड. मेड ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी. आपको जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया उसे आगे किसी को देना पड़ेगा, जिसको वो प्रॉमिस कर रहा है, जिसको है ना पे है जो, उसको डिलीवर करना पड़ेगा. सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा. बोले बनाकर दिखा दिया, बोले ये देख बढ़िया है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, खुद की जेब में वापस डाल लिया, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है, फिर वो वैलिड नहीं है. आगे करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हो गया? पहला रिटर्न होना चाहिए, दूसरा साइंड होना चाहिए, तीसरा ट्रांसफरेबल होना चाहिए. ये वाला पॉइंट मैंने अभी तक छुड़वाया है, चौथा वाला. कैन बी ट्रांसफर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, इन्फिनिटी टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसफर हो सकता है अनलेस सेटिस्फाइड. कोई भी कंडीशन कंडीशन में नहीं होनी चाहिए. प्रोमिस करते वक्त ना कोई ऑर्डर करते वक्त कंडीशन होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए. सम पेबल टाइम और है ना किसको पेमेंट करना है वो सब सर्टेन होना चाहिए, और डिलीवर्ड होना जरूरी है. ठीक है, तभी वो वैलिड है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट तो पढ़ा दिए, इसमें से एक पॉइंट मैंने छुड़वाया है, उसको एक बार छोड़ दो. अभी समझ में नहीं आएगा, मुझे होल्डर समझाना पड़ेगा पहले तो. होल्डर अपने आप में एक टॉपिक है. क्लियर. तो वी विल नॉट गो देयर, आगे आएगा तब पढ़ेंगे वो. अब पहला पॉइंट है प्रोमिसरी नोट. थे बताओ क्यों प्रोमिसरी नोट, क्या होता है प्रोमिसरी नोट? है प्रॉमिस करना है किसी को, रिटर्न प्रॉमिस. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of Negotiable Instrument Act 1881, a promissory note is an instrument in writing, not being a banknote or currency note. बैंक नोट और करेंसी नोट क्या होता है, ध्यान से सुनो. करेंसी नोट का मतलब होता है वो नोट जो अपन जेब में लेकर घूम रहे हैं, जिसके ऊपर गांधी जी बने हुए हैं. 500 का, 200 का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 2 रुपए का, ये सब करेंसी नोट्स है. ठीक है ना, जो जेब में लेके घूम रहे हैं, जो देने से चीज मिलती है. ठीक है. बैंक नोट वो होता है जब एक बैंक दूसरे बैंक से कोई ट्रांसफर करता है ना, इंटर बैंक. जैसे एक बैंक को फंड की जरूरत है, उसने दूसरे बैंक से लिया, तो उसके बदले वो नोट साइन करके देता है, उसे बोलते हैं बैंक नोट. ठीक है. तो बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं, प्रोमिसरी नोट ना तो बैंक नोट होता है ना करेंसी नोट होता है. समझ गए? आगे, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर. जो मेकर है जिसके द्वारा वो बनाया जाएगा, वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग कर रहा है, मतलब एक बिना किसी शर्त के वादा कर रहा है. ठीक है. टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. या तो किसी व्यक्ति को, या किसी व्यक्ति या उसके ऑर्डर को, या फिर जिसके पास भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा उसको, प्रोमिसरी नोट होगा उसको. ठीक है. तो या तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा या वो बियरर इंस्ट्रूमेंट होगा. जब पे का नाम नहीं है तो बियरर है,
जब पेई का नाम है तो ऑर्डर है। क्लियर? अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। तो प्रोमिजरी नोट का मतलब होता है जब मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अनकंडीशनल अंडरटेकिंग कर रहा है कि वो या तो बीरर को या फिर ऑर्डर जिसका भी नाम है पेई या पेई के ऑर्डर को क्या करेगा, पेमेंट करेगा, प्रॉमिस कर रहा है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रोमिजरी नोट बोलेंगे। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है, लखनऊ 10 अप्रैल 2022, इस दिन बना था ये। 3 months after the date, I promised to pay Sri Ramesh pay or his order the sum of rupees 10,000 for value received। ठीक है, 10,000 रुपये देने का प्रॉमिस किया इसने, किसने, मैंने, किसको, रमेश जी को, मुझे नहीं पता रमेश जी कौन है, या उसके ऑर्डर को, उसका ऑर्डर मतलब जिसको वो बोलेंगे, जैसे रमेश जी ने बोला श्याम जी को दे दो, तो श्याम जी को पेमेंट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, कब देना है, 3 महीने बाद। अप्रैल 10 डेट है, आपके हिसाब से ड्यू डेट क्या आएगी इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, कब आएगी, 10/4 प्लस 3 महीने, 10/7 प्लस, जोड़ रहा हूँ ना, ऐसे क्या बावड़ा समझा क्या मुझे, 13/7। ठीक है, ये मेच्योरिटी वाला पॉइंट भी आएगा आगे, मैं बता रहा हूँ ना, आधी चीजें तो आगे आएगी, वो भी हो चुकी है कहीं तो, है ना। अब यहाँ पर स्टैंप वगैरह आ जाएंगे, सिग्नेचर वगैरह आ जाएंगे, और जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम वगैरह ये सब आ जाएगा। स्पेसिमेन है प्रोमिसरी नोट का। प्रोमिसरी नोट में दो ही पार्टी होती है, पहला मेकर दूसरा पेई। जो प्रॉमिस कर रहा है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन कर रहा है वो तो मेकर है, और जिसे प्रॉमिस किया जा रहा है, जिसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया जा रहा है वो पेई है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, पहला रिटर्न में होना चाहिए, ओरल प्रॉमिस को प्रोमिसरी नोट नहीं माना जा सकता। वो गाने नहीं के वादा कर लिए साजना, वैसे गाने नहीं चलेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ओरल प्रोमिस है वो, दोज आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगर ए बी से 50,000 रुपये मांगता है और ए ने बी ने को बोला मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 3 महीने बाद लौटा दूंगा, तो ये प्रॉमिस किया है ए ने बी को पेमेंट करने का 3 महीने बाद, लेकिन ये रिटर्न है क्या, तो ये प्रोमिसरी नोट नहीं है। ठीक है, रिटर्न में होना जरूरी है। ओरल प्रोमिस आर नॉट प्रोमिसरी नोट। दूसरा, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए पे करने का, सिर्फ अक्नोलेजमेंट नहीं। जैसे ए ने बी को गुड्स सेल किया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, कितने का गुड्स सेल किया है, ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का गुड्स सोल्ड, 1 लाख ही लिखा है ना। हाँ, अब बी ए को प्रॉमिस करे ना, प्रोमिसरी नोट देना चाहता है, तो वो रिटर्न में होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है, किस में होना चाहिए वो, और दूसरी कंडीशन क्या है, एक्सप्रेस होना चाहिए। एक्सप्रेस होने का मतलब, बी ए को बोल रहा है कि तुम मुझसे 1 लाख रुपए मांगते हो, ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, मैं तुम्हें पे करूंगा, ये प्रोमिसरी नोट है। एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट का मतलब प्रोमिसरी नोट नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन रुपीज 1,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, वैलिड प्रोमिसरी नोट हैज द प्रॉमिस टू पे इज डेफिनेट। इसमें क्लियर लिख रखा है कि वो जब मांगेगा तब मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो ये प्रॉमिस वैलिड हो गया। आगे देखो, मिस्टर बी आई ओ यू रुपीज 1,000, अब इसमें ये नहीं लिख रखा कब पे करूंगा नहीं करूंगा, बस मिस्टर बी तुम मुझसे 1,000 रुपये मांगते हो, बस, तो मेरा एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है ना, नो प्रॉमिस टू पे, तो ये प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं होगा। सिर्फ एक्नॉलेज करना कि ये व्यक्ति मुझसे इतने पैसे मांगता है इज नॉट प्रोमिसरी नोट। ठीक है, आप जब तक उसे डेफिनेटली प्रॉमिस नहीं करते कि आप कब पे करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, तब तक वो वैलिड नहीं है। तीसरा कंडीशन क्या है प्रोमिसरी नोट की, द प्रोमिस टू पे शुड बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। जो भी प्रॉमिस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल का मतलब कि ना तो आपने कोई किंतु परंतु किया है प्रॉमिस रखते वक्त, और ना ही आपने कोई
इनडेफिनिट है। जैसे मैं कुछ पैसे चुकाने का प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें, कुछ पैसे कितने, मुकेश अंबानी के लिए तो कुछ पैसे 500-600 करोड़ भी नहीं है, और हो सकता है किसी के लिए कुछ पैसे 5-6 रुपए भी हो, है ना। तो कुछ पैसे नहीं होगा, इट हैज टू बी सर्टेन। क्लियर। और अनकंडीशनल का मतलब आप कंडीशन नहीं रख सकते। आप अगर प्रॉमिस कर रहे हो तो डेफिनेट प्रॉमिस करो, नहीं करना है तो मत करो। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 3, आई प्रोमिस टू पे ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विद सी, द प्रोमिसरी नोट इज इनवैलिड हैज मैरिज विद सी मे और मे नॉट हैपन। अनसर्टेन है नहीं, तो अनसर्टेन है तो इनवैलिड मानी जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 4, आई प्रोमिस टू पे ₹500 ऑन डीज दैट हैज द डी दैट इज सर्टेन, प्रोमिस इज अनकंडीशनल थस द प्रोमिस नोट इज वैलिड। डी मरेगा का भी पक्का नहीं है, लेकिन मरेगा तो सही। सर्टेन टू डाई है ना, कोई आज तक अमर पैदा हुआ है क्या? हाँ, कोई है क्या? नहीं है ना। क्या बोल रहे हो? हम भी तो है, पहले वालों में भी कोई नहीं था। बड़े बड़े खलीफा, बड़े बड़े खलीफा ऐसे हुए हैं जिनको लगता था हमारे बिना दुनिया कैसा चलेगी, और वो सब ऊपर है। ठीक है ना। खड़े हो जाओ, खड़े हो। हाँ, क्या हो गया? क्यों दांत आ रहे हैं? तो आप क्यों हंस रहे हो? और कौन कौन हंस रहे हैं आप बताओ ना। अच्छा ऐसा है क्या? पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ वो दिख रहा है मुझे। खड़े रहो थोड़ी देर। I promise to pay 500 on D's debt provided D leaves me enough to pay the sum। अब देखो यहाँ पर D की डेट तो सर्टेन है, लेकिन D इसके लिए पैसे छोड़कर जाएगा, ये सर्टेन नहीं है। तो वापस ये क्या होगा? इनवैलिड होगा। ठीक है, इनवैलिड प्रोमिसरी नोट। D's debt is certain but D will leave the money for him to pay, ये सर्टेन नहीं है, उसके लिए पैसे छोड़कर ही जाएगा, ये तो जरूरी थोड़ी ना है। तो इसीलिए अनसर्टेन हो गया है, इसलिए क्या हो गया? इनवैलिड। तो अगर आपके, पहली बात तो कोई कंडीशन होनी नहीं चाहिए, और कोई कंडीशन अगर डाल भी रहे हो तो वो सर्टेन टू हैपन होनी चाहिए। अगर वो अनसर्टेन है तो वैलिड कंसीडर नहीं होगा। ठीक है। ए प्रोमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट एंड इनइफेक्टिव। जो भी मेकर उसके द्वारा साइन होना चाहिए, सिग्नेचर करना रह गया तो वैलिड प्रोमिसरी नोट कंसीडर नहीं होगा। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, सिर्फ पैसे पे करने का प्रॉमिस करना है, कोई चीज नहीं, जैसे फ्लैट दे दूंगा, गाड़ी दे दूंगा, स्कूटी दे दूंगा, ये सब नहीं। गुड्स नहीं दे सकते आप, आपको मनी देनी पड़ेगी। आई प्रोमिस टू पे ₹500 एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन 1st January नेक्स्ट वीक। इट इज नॉट ए वैलिड promissory note हैज द promiser needs to deliver its black horse which is not money। ठीक है। आगे प्रोमिस टू पे सर्टेन सम, सर्टेन सम होना चाहिए, अनसर्टेन सम नहीं होना चाहिए। जैसे 500 रुपये विद इंटरेस्ट दे दूंगा, ऐसे नहीं। 500 रुपये, जैसे एक एक जन ने चेक बना रखा था, उस चेक में लिख रखा है अमाउंट के अंदर जितने हैं उतने। ये वैलिड है क्या? अमाउंट पूछ लो बैंक से कि आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं, वन में लिख लो जितने उतने देने हैं सर। ऐसे नहीं होगा, यू हैव टू बी सर्टेन अबाउट द सम। आप मुझसे जितने रुपए मांगते हो उतने चुकाने का प्रॉमिस करता हूँ, ये नहीं। पहले अमाउंट पूछ लो, जैसे 12,555 रुपए है तो प्रोमिस नोट लिखाओ 12,555 देने का प्रॉमिस करता हूँ, तब वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है। अगला, but sometimes the language of a promissory note is such that the amount payable can be easily ascertained. In such case the promissory note will be valid। I promise to pay ₹500 along with simple interest at the rate of 12% per annum। ठीक है। अब यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, फर्क देखो, दोनों में फर्क है। यहाँ पर ऑल अदर सम्स कैसे, ये समझ नहीं आ रहा। ऑल अदर सम्स का मतलब क्या, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिख रखा है 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट। तो अगर ये 3 महीने का है प्रोमिस नोट, तो 3 महीने का इंटरेस्ट साथ में अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। 15 आएंगे क्या, है ना। तो 515 रुपये का प्रॉमिस हो गया। क्लियर, समझ गए क्या? तो ये वैलिड है, अगर जहाँ पर क्लियरली पता चल सके तो। यहाँ पर ऑल अदर सम्स का मतलब क्या होगा, कौन से नहीं पता चल रहा तो ये इनवैलिड है। क्लियर। द मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्संस। जो भी मेकर है बनाने वाला, जो भी पेई है जिसको पेमेंट मिलेगा वो
मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन, वो अलग अलग लोग होने चाहिए, ऐसा नहीं खुद को खुद ही प्रॉमिस कर रहा है, आई प्रोमिस माई सेल्फ टू पे ₹50,000 आफ्टर 3 months, डज इट मेक एनी सेंस? नो। तो दोनों अलग अलग पर्सन होने चाहिए, दोनों डेफिनेट होने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन है। अब देखो आप, मैंने बोला था कि बेरर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है पेई, पेई का अगर नाम मिसिंग है तो, लेकिन आरबीआई एक्ट के मुताबिक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ गए? इसका मतलब आप एक चीज लिखो, जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे लिखना। डॉट। अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात पढ़ो ना, तो उसके हिसाब से तो बियरर को हो सकता है प्रोमिसरी नोट, लेकिन हैज पर आरबीआई एक्ट 1934 इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं। अरे देर लिखा है मैंने, 3 नहीं लिखा, ठीक है ना। आई प्रोमिस टू पे ₹50,000 इट इज नॉट वैलिड हैज देयर इज नो पेई। पढ़ लिया गया, लिख लिया गया, समझ में आ गई बात? पेई ब्लैंक होने का मतलब क्या हो गया, वो बियरर इंस्ट्रूमेंट हो गया। बियरर पे प्रोमिसरी नोट आप नहीं बना सकते, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मना नहीं कर रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो बोलता ही है कि ऑर्डर और बियरर दो होते हैं, लेकिन ये कौन मना कर रहा है? आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई एक्ट के मुताबिक बियरर प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं है। इसका मतलब अगर बियरर है प्रोमिसरी नोट, मतलब पेई का नाम नहीं है, पेई सर्टेन नहीं है, तो फिर वो इनवैलिड माना जाएगा। क्लियर? अगला स्टैंपिंग। A promissory note must be stamped properly in accordance with the provision of the Indian Stamp Act, and the such stamp must be duly cancelled by the maker's signature or initials on the such stamp or otherwise। जो भी प्रोमिसरी नोट है ना, वो प्रॉपरली स्टैम्प्ड होने चाहिए, जो भी स्टैम्प एक्ट है उसके मुताबिक। स्टैम्प्ड का मतलब समझते हो गया, स्टैम्प पेपर के ऊपर होने चाहिए वो, ठीक है ना। या फिर अगर आपने नॉर्मली किसी कागज पे बनवाया है, तो उसको बाद में आपको जाकर स्टैंपिंग करवानी पड़ेगी, नोटेरी वगैरह से स्टैम्प वगैरह करवा कर उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, समझ गए? तभी वो वैलिड माना जाएगा। क्लियर? प्रोमिसरी नोट यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका। बिल ऑफ एक्सचेंज से अपन पढ़ेंगे कल, ठीक है।